नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री रामैया का निधन हो गया, उन्हें जाना जाता है। तो पद्मश्री रामैया को जो है वृक्ष पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये पद्मश्री रामैया जो है तेलंगाना के निवासी थे। पद्मश्री रामैया तेलंगाना के निवासी थे, जिन्हें विश्व वृक्ष पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये पर्यावरणविद थे। दाड़ीपल्ली रामैया इनका पूरा नाम है। ये तेलंगाना के निवासी थे, जिन्हें वन जीबी या चेटू रामैया के नाम से जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ से अधिक इन्होंने पेड़ लगाया था। जब हम वृक्ष पुरुष की बात करते हैं तो एक जल पुरुष हैं। जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, जो कि राजस्थान के निवासी हैं। राजस्थान के निवासी राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। और रामैया जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें वृक्ष पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के मकाऊ में आयोजित मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय अभिनेता को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अभिनेता को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा आमिर खान, ऑप्शन नंबर डी। अर्थात आमिर खान को जो मकाऊ, चीन के मकाऊ में आयोजित हुआ था क्या, इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025, जिसमें आमिर खान को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आमिर खान जो है चीन में बहुत ही लोकप्रिय अभिनेता हैं। इन्हें अंकल मी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसूचित जाति अर्थात एससी एससी उप वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना जो है हाल ही में अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अनुसूचित जाति के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला जब तेलंगाना पहला राज्य बना है, अर्थात इसका उद्देश्य है जो 15% आरक्षण मिलता है अनुसूचित जातियों को, उनके 59 उप जातियों के बीच उन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। और 3 समूहों में इसलिए बांटा गया है कि उनका सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन जो है वह अधिक न्याय तर्क संगत से लागू किया जा सके। यह निर्णय लोकुर समिति, जो कि 1965 में बनी थी लोकुर समिति, और हाल ही में जस्टिस रामचंद्र राजू और उषा मेहता आयोग की सिफारिश के आधार पर यह जो उप वर्गीकरण है किया गया है। जब तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना का स्थापना हुआ था 2 जून 2024 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। और वर्तमान में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। वे किस अमेरिकी विश्वविद्यालय को मिलने वाले अरबों डॉलर की फंडिंग उन्होंने रोक दी है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में जो अरबों डॉलर की उन्हें ऐड मिलती थी, उन्हें अरबों डॉलर की जो फंडिंग दी जाती थी, उसे उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ने रोक लगा दी है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलने वाले जो फंडिंग थी उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने रोक लगाई है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय को जो ट्रंप प्रशासन की मांगों को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया था। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कुछ मांग रखी थी, जिसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने क्या किया था, उसे अस्वीकार कर दिया था। इसके जवाब में अमेरिकी शिक्षा विभाग ने, जो कि 2.3 अरब डॉलर का उन्हें, उस हार्वर्ड विश्वविद्यालय को जो अमेरिकी प्रशासन है वो 2.3 अरब डॉलर का उन्हें फंडिंग करता था। इस 2.3 अरब डॉलर के फंडिंग को उन्होंने रोक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? आजकल के परीक्षाओं में, वनडे परीक्षाओं में जो होता है, अब आईसीसी का मंथ, एक मंथ में जो पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, उसे पूछ लिया जा रहा है। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार इन्हें दिया गया है।
अब आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है इंग्लैंड की बल्लेबाज मैया बाउसियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने क्वांटम तकनीक हेतु पहली अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पेश की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2025 को, अर्थात 2025 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यूएन के द्वारा 2025 को यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है। क्वांटम का अर्थ होता है किसी भी भौतिक इकाई की सबसे छोटी असतत इकाई है क्वांटम। जब क्वांटम की बात हो रही है तो विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को, याद करना जरूरी है, विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू हुआ था वर्ष 2021 ईस्वी में। देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम QPIAI इंडस था। देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम QPAI इंडस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए शुभंकर जारी किया गया। क्या? गज सिंह। खेलो इंडिया 2025 यूथ गेम के लिए शुभंकर जारी किया गया जिसका नाम है गज सिंह रखा गया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ आयोजित होने वाले हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2025 बिहार में आयोजित होने वाले हैं, जिसका शुभंकर जारी किया गया है, जिसका नाम गज सिंह रखा गया है। शुभंकर है गज सिंह। गज सिंह क्या है? तो हाथी और शेर का मिश्रण है यह शुभंकर, जो गज सिंह नाम दिया गया है। इस खेलो इंडिया यूथ गेम का जो थीम सॉन्ग है, खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का थीम सॉन्ग है। यह जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 है यह बिहार में आयोजित होने वाले हैं। तो बिहार के 5 शहरों में पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, इन 5 शहरों में ये पूरे खेल आयोजित किए जाएंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू को हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इन्होंने मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभियंता अर्थात बेस्ट इंजीनियर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इन तीनों लोगों को, नवरत्न जो कि उप महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक हैं NHAI के, श्री देवेंद्र कुमार जो महाप्रबंधक हैं NHIDCL के, और सुभाष चंद्र को जो कि क्षेत्रीय अधिकारी हैं ईटानगर में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। तो इन तीनों लोगों को, अर्थात नवरत्न, देवेंद्र कुमार और सुभाष चंद्र, इन तीनों लोगों को राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के बेस्ट इंजीनियर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। जब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है तो भारत में 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, अर्थात 599 NH की संख्या भारत में 599 और इनकी कुल लंबाई जो है 1,44,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH है, NH 327B भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 327B है और इसकी लंबाई 5 किलोमीटर से भी कम है। पहले अर्थात NH 327B के पहले जो 47A NH 47A था, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि 3745 किलोमीटर है और यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनियल नाबोबा
डेनियल नाबोबा को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर। डेनियल नाबोबा को इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुना गया है। इक्वाडोर कहाँ है? तो इक्वाडोर एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इक्वाडोर एक दक्षिण अमेरिकी देश है जो कि इक्वाडोर के उत्तर में कोलंबिया है, पूरब और दक्षिण में पेरू है और पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका में दो देश हैं, कौन कौन? एक चिली है और दूसरा इक्वाडोर, जिसकी जो सीमा है यह ब्राजील से नहीं लगती है। दक्षिण अमेरिका में दो देश हैं, चिली और इक्वाडोर, जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। इसी में से इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं, इसी में से इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में डेनियल नाबोबा। और इस डेनियल नाबोबा ने लुइसा गोंजालेज को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे? तो भारत में 52वां मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई है, नियुक्ति होने वाली है, ये पदभार ग्रहण करने वाले हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी आर गवई। बी आर गवई भारत के 52वां अर्थात 52 मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। ये जो बी आर गवई हैं संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। संजीव खन्ना जो कि वर्तमान में भारत के सीजेआई हैं, इनका स्थान लेंगे बी आर गवई। बी आर गवई जो है वर्तमान में भारत के दूसरे सुप्रीम कोर्ट में भारत के दूसरे जो हैं ये वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, जिन्हें अब भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें घोषित किया गया है। भारत में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, यह कॉलेजियम प्रणाली से होती है। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब बात करते हैं भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यता क्या होती है। तो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यता जो होती है, वह पहला योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा होना चाहिए 5 वर्ष तक, या वह किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा होना चाहिए। राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। ऐसी व्यक्ति को भारत का जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 124 के अनुसार उन्हें मुख्य न्यायाधीश घोषित नियुक्त कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को सीजीआई के रूप में नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका जो है वर्ष 2024-25 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। जब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है, तो भारत से जो निर्यात होता है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका को होता है। और इस व्यापार में व्यापार में भारत जो है लाभ की स्थिति में होता है, क्योंकि जब मूल्य के अनुसार देखा जाए तो भारत का जो निर्यात है अमेरिका को आयात से ज़्यादा है। लगातार यह चौथा साल है जब अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का बना है। चीन जो है भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत अभी भी बना हुआ है, जबकि अमेरिका भारतीय निर्यात का प्रमुख गंतव्य बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? इंटरपोल क्या है? तो इंटरपोल जो है यह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के रूप में जाना जाता है इंटरपोल। तो इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है यूएई ने। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता इन्होंने संभाली है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, जिसका मुख्यालय है फ्रांस में। फ्रांस के लियोन शहर में मुख्यालय है इंटरपोल की, और इसकी अध्यक्षता गवर्निंग काउंसिल है इंटरपोल का, उसका अध्यक्षता यूएई ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा डी, भारत ने ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की थी। अब इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो मुख्यालय है इसका स्थापना भारत में किया जाएगा। जब बिग कैट की बात होती है
तो वो 7 बड़ी बिल्लियों के रूप में बिग कैट को ध्यान में आता है, जिसमें होता है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। ये वैश्विक संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया था। जब प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था भारत में, और विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिंडिया रेशम रिंडिया रेशम को भौगोलिक संकेतन मिला है, अर्थात जीआई टैग मिला है रिंडिया रेशम को। तो जीआई टैग हासिल हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य से संबंधित है रिंडिया रेशम, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। मेघालय के रिंडिया रेशम और खासी हैंडलूम, रिंडिया रेशम और खासी हैंडलूम को भौगोलिक संकेतन अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है। रिंडिया सिल्क जो है यह हाथ से काता जाता है, इसकी विशेषता होती है कि इसे हाथ से काता जाता है और प्राकृतिक रूप से इसे रंग दिया जाता है और जैविक तरीके से इसे बनाया जाता है। जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग एक विशेष पहचान होता है जो किसी विशेष क्षेत्र के एक विशेष उत्पाद को ये जीआई टैग दिया जाता है जो उसके मूल रूप से उस क्षेत्र से जुड़े होते हैं। यह जीआई टैग सुनिश्चित करता है कि केवल उस क्षेत्र के अधिकृत उपयोगकर्ता ही उस उत्पाद के नाम का प्रयोग करेंगे, जिससे उसे नकल से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य के नाम से एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने। हाल ही में मध्य प्रदेश ने एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसे घोषित किया गया है। यह जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म जयंती है अर्थात 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती थी, उसी अवसर पर मध्य प्रदेश में एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह जो मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य घोषित किया गया है, यह 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित हुआ है। मध्य प्रदेश का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर घोषित हुआ है। मध्य प्रदेश को बाघ प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम लॉन्च किया है? क्या लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है गौरव? तो यह किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ। डीआरडीओ ने गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का विकास किया है और इसे लॉन्च किया है। जब डीआरडीओ की बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और आदर्श वाक्य, डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है, जिसे याद करना जरूरी है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने बैट इकोमोन नामक भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली विकसित की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानव अधिवास संस्थान, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय मानव अधिवास संस्थान कहाँ बनाया गया है? तो भारतीय मानव अधिवास संस्थान बेंगलुरु में स्थित है और इसी भारतीय मानव अधिवास संस्थान ने बैट इकोमोन नामक भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी विकसित की है। यह भारत का पहला वास्तविक स्वचालित चमगादड़ मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि सूर्यास्त के समय सक्रिय होता है और चमगादड़ की आवाज़ों की पहचान करने के लिए एक कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क उपयोग करके रात भर काम करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल, याद करना जरूरी है, भू भारती पोर्टल, किस राज्य सरकार ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? और किस लिए लॉन्च किया गया है? तो भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। उस राज्य के भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और यह लॉन्च किया गया है तेलंगाना के सरकार द्वारा। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है।
तेलंगाना राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड के प्रबंधन को सरल बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए और सुलभ बनाने के लिए जो है भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना की जब बात हो रही है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर इसे भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया। जब अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। और हम लोग पहले पढ़े थे मध्य प्रदेश ने, याद कीजिए मध्य प्रदेश ने अपना 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य लॉन्च किया था, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 कहाँ लॉन्च आयोजित किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच, याद करना जरूरी है, कलम और कवच 2.0 आयोजित किया गया है और यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम का जो विषय है रक्षा सुधारों के माध्यम से भारत के उत्थान को सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीत लिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, पंजाब ने। पंजाब ने जीता है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025। पंजाब ने मध्य प्रदेश को फाइनल में हराया है, 4-1 से हराकर पंजाब ने यह टूर्नामेंट जीता है, जो कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल ने मेघयान 25 नामक मौसम विज्ञान और महासागरीय संगोष्ठी के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, भारतीय सेना ने हाल ही में मेघयान 25 नामक मौसम विज्ञान महासागरीय संगोष्ठी के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है। यह जो मेघयान 25 का आयोजन हुआ है, यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उसका जो स्थापना हुआ था, उस स्थापना के अवसर पर इसका आयोजन किया गया था। जब मेघयान 25 की बात हो रही है तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक भारत में ट्रेन में स्वचालित टेलर मशीन अर्थात ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसे एटीएम कहा जाता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन स्थापित करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन में एटीएम लॉन्च किया है, ट्रेन में ऑटोमेटिक टेलर मशीन अर्थात एटीएम लॉन्च किया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन में एटीएम लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत में ट्रेन में एटीएम लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है, तो यह जो एटीएम है यह मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में इसे लगाया गया है। जब ट्रेन में लगाया गया है तो वर्तमान में भारत के जो रेल मंत्री हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलक्यारा बेंड बलकोट सुरंग जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सिलक्यारा बेंड बड़कोट सुरंग हाल ही में खबरों में था, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह सुरंग जो है 531 किलोमीटर लंबा है, जो धरासू यमुनोत्री खंड पर स्थित है। यह सिलक्यारा और बाड़कोट को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को, ये दो भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ हैं जिन्हें अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इन्हें अंकित किया गया है।
ये जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम है भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी और भगवत गीता जैसे शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को द्वारा विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया है। अब भारत के पास यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में कुल 14 अभिलेख रजिस्टर हो चुके हैं। विश्व स्मृति रजिस्टर की बात हो रही है अर्थात संस्कृति से जुड़ा हुआ यह विषय है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं भारत के वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अप्रैल 2025 को 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रासीलिया में। ब्रासीलिया जो कि ब्राजील में है। ब्राजील में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। क्यों? तो ब्राजील जो है ब्रिक्स का आयोजन कर रहा है। ब्राजील ब्रिक्स का अध्यक्षता कर रहा है वर्ष 2025 में। वर्ष 2025 में ब्रिक्स का अध्यक्षता किसके पास है? तो ब्राजील के पास है। इसलिए ब्राजील के ब्राजिस्लावा में कृषि मंत्रियों का बैठक आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में ब्रिक्स में जो सदस्य देशों की संख्या है वह 10 है। इन देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील, रूस, भारत अर्थात इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन देशों को ब्रिक्स कहा जाता था पहले। लेकिन पिछले साल क्या हुआ है कि ब्रिक्स देशों में ये देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई इसमें शामिल हुए हैं। और इनके शामिल होने के बाद से ब्रिक्स में देशों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 60 से अधिक भारतीय नागरिकों को साइबर स्वेलरी से बचाया गया है? साइबर स्वेलरी से किस देश में भारतीय नागरिकों को हाल ही में बचाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार में। म्यांमार में भारतीय 60 से अधिक भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। किससे बचाया गया है? तो साइबर स्वेलरी से। साइबर स्वेलरी जो है नौकरी ढूंढने वाले लोगों को साइबर गुलामी के जाल में उन्हें फंसाया जाता है और फंसाकर उनसे साइबर ठगी, जबरदस्ती उनसे साइबर ठगी कराया जाता है। और उन देशों में म्यांमार के तरफ जो देश है, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, इन सब देशों में इन्हें बंदी बनाकर रखा जाता है। तो उनमें से 60 भारतीयों को हाल ही में म्यांमार से बचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे टूती द्वीप, टूती द्वीप का संबंध किस देश से है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सूडान से है। हाल ही में सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है, उस गृह युद्ध में सूडानी सेना और सूडानी अर्धसैनिक बल, जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस कहा जाता है, तो सूडानी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में जो है यह द्वीप नष्ट हो चुका। कौन सा द्वीप नष्ट हो चुका? तो टूती द्वीप। यह टूती द्वीप जो है सूडान की राजधानी खार्तूंग में, सूडान की राजधानी का नाम खार्तूंग है, तो सूडान की राजधानी खार्तूंग में ब्लू नील और व्हाइट नील, ब्लू नील और व्हाइट नील के संगम पर यह जो टूती द्वीप था, यह टूती द्वीप जो है यह सूडानी जो गृह युद्ध चल रहा है सूडानी सेना और सूडानी अर्धसैनिक बलों के बीच में, उसमें यह द्वीप नष्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल हाल ही में देश में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह जो केरल पहला राज्य बना है जिसने ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू की हैं। तो जब लोक अदालत सेवाओं की बात हो रही है तो भारत में पहली बार 14 मार्च 1982 ईस्वी को, 14 मार्च 1982 ईस्वी को गुजरात के जूनागढ़ जिले में, गुजरात के जूनागढ़ जिले में, और ऊना शहर है, गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक ऊना शहर है, जहां 14 मार्च 1982 ईस्वी को पहली लोक अदालत लगाई गई थी। पहली लोक अदालत लगाई गई थी। तो भारत की पहली लोक अदालत लगाई गई थी 14 मार्च 1982 ईस्वी को। और यह कहाँ लगाई गई थी? तो गुजरात के जूनागढ़ जिले में ऊना शहर में। इसके बाद से जो पहली ई लोक अदालत जो लगी थी यह छत्तीसगढ़ राज्य में लगाया गया था। ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार लगाया गया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को भारत में लोक अदालत का जनक माना जाता है।
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती को भारत में लोक अदालत का जनक माना जाता है। धन्यवाद।